हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ये थोड़ा सा आज पैटर्न यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं कितना कारगर है अपने लिए, है ना। न्यूमेरिकल्स करने हैं तो वीडियो चालू करते हैं। फन विद फिज़िक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के, और ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड की वीडियो क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए अब शायद वीडियोस इसी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। एक ही आकृति की दो तरंगों का आयाम 2:1 है। देखिए, तरंगों का आयाम दिया हुआ है और उनका अनुपात दिया हुआ है वास्तविकता के अंदर, तो मैं लिख सकता हूँ इसे A1/A2, ऐसा ही दिया हुआ है। और ये अनुपात कितना है? आंसर है 2/1 है ना। चलिए फिर आगे क्या बोल रहा है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पहले नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, देखो, आयामों का अधिकतम मैक्सिमम आयाम है ना, ए मैक्सिमम, या फिर मैं इसे कह देता हूँ जो हमने हर बार यूज़ किया है, आर मैक्सिमम। हमने क्या यूज़ किया है? आर मैक्सिमम यूज़ किया है ना। तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम, ठीक है, इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। इसी के साथ में तीव्रताओं का भी अनुपात ज्ञात करना है, मतलब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, ठीक है, इसका भी अनुपात हमें ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे? आर मैक्सिमम क्या था बच्चों? A1+A2 था, है ना। और आर मिनिमम क्या था? A1-A2 था, ऐसा ही है। चलिए, तो इससे हम कैसे काम करेंगे? तो हमने बोला कि यहाँ पर अगर मैं A1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो A1 = 2A2 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। चलिए, तो ये यहाँ से हमारे पास में आसानी से काम हो गया। देखो, मैं सबसे पहले आर मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ। आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आंसर है A1+A2 डिवाइडेड बाय A1-A2, यही है। चलिए, मान रखो A1 का मान कितना है? 2A2, और A2 तो था ही, है ना। और इसमें भाग किसका लगेगा? A1-A2 का। तो A1 का मान कितना? 2A2-A2, ऐसा ही तो करें। चलिए, 2A2+A2 कितना हो जाएगा? 3A2 आएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 2A2-A2, सिर्फ A2 रहा। A2 से A2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या रेशो मिला? 3:1। ये क्या था? आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, यही है ना। चलिए, अब आगे देखो, हमें क्या निकालना है? तीव्रताओं का अनुपात भी निकालना है। तीव्रताओं का अनुपात तो और सिंपल हो गया। देखो, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता आयामों का अनुपात है। और तीव्रता कैसे निकालते हैं? सिंपल सा केस है भाई, आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम। आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या? तो हमने लिखा, ये होता है के आर मैक्सिमम का क्या, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? के आर मिनिमम का स्क्वायर, ऐसा ही है। वैल्यू पुट करो। चलिए, के से के तो कैंसिल हो गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, और इसका क्या बच्चों? होल स्क्वायर, यही होगा। चलिए, काम करते हैं। वैल्यू पुट करो। आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम क्या है? 3/1 है, और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9:1 आ गया क्या? दैट इज़ द आंसर, यही तो था, है ना। चलिए, तो हो गया, ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलिए, मैं मिटा देता हूँ उसे। हाँ, एक साथ ही कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? किसी व्यतिकरण प्रयोग में आई तथा 4I तीव्रताओं के दो स्रोतों का उपयोग किया गया है। देखो, दो स्रोत का उपयोग और उनकी तीव्रताएं दे रखी है। इसका मतलब पहले स्रोत की तीव्रता I1 कितनी है? I दे रखी है,
और दूसरे स्रोत की तीव्रता जो है I2 और वो कितनी दे रखी है 4I दे रखी है। डन, इतना ही था। फिर उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको तीव्रता पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्ञात करनी, जहां अध्यारोपित करती हुई दोनों स्रोतों की तरंगों के मध्य कालांतर 0 व π/2 और पाई है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। एक जहां कालांतर 0 था वहां आपको तीव्रता कैलकुलेट करनी है। एक जहां कालांतर जो है वो π/2 है वहां कैलकुलेट करना है। और एक जहां पाई है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं केस फर्स्ट। ठीक, इसके अंदर क्या करेंगे तो हमने बोलना है कालांतर। देखिए इसके लिए फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। ठीक है, और आप सभी को परिणामी तीव्रता आई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, आई रिजल्टेंट लिख देता हूं इस बार। I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और अंडर रूट के बाहर है क्या बच्चों, कोस फाई। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं इस वाले केस में देखूं तो यहां पर मैं लिखूंगा आई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और कोस फाई की जगह कोस 0। कॉस 0 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, 1 होती है ना। तो 1 लिख देते हैं। चलिए, तो सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, I1 की जगह कितना I, I2 की जगह कितना 4I। ठीक है, फिर 2 अंडर रूट I1 की जगह I मल्टीप्लाई होगा 4I से और cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा 4I²। 4I² अंडर रूट के अंदर है बच्चों, तो बाहर 4 का तो निकला 2 और I² का निकलेगा I। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो I प्लस 4I ये तो हो जाएगा 5I। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 पहले से बाहर था और यहाँ पर ये देखो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास में क्या आया 2I आया था। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4I यहाँ पर 5I यहाँ पर कितना हो जाएगा 9I। पता चला। हमारे हिसाब से आंसर भी मैच कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का जो क्लैरिटी है वो ठीक आ रहा होगा। ओके, अब इसके आगे देखो बच्चों, केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर आपको फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, π/2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो ये π/2 दे रखा है ना, तो हमने π/2 लिखना है, π/2। ठीक, ओके, तो काम करते हैं। हमने लिखा आई रिजल्टेंट इस केस में होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और कोस π/2। कोस π/2 का मतलब कितना होता है बच्चों, कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। ठीक है, सिर्फ क्या बचा I1 प्लस I2 बचा। I1 की वैल्यू कितनी I और I2 की वैल्यू कितनी 4I दिया हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5I हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से जो दिया हुआ है केस थर्ड जिससे हम करेंगे, यहाँ पर फाई की वैल्यू जो है इस केस में वो पाई दे रखी है और कोस पाई मतलब कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। ठीक है, तो चलिए मैंने पहले लिख दिया। अब काम करो, आई रिजल्टेंट बराबर क्या होगा I1 मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो है I प्लस I2 वो कितना है 4I प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 मतलब I इंटू 4I और कोस पाई है ना, और कोस पाई की वैल्यू कितनी -1। ठीक है, और ये अंडर रूट के बाहर है भी -1, ध्यान में रखना। माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू माइनस की हो जाएगी बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा I प्लस 4I दैट इज 5I। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना 2 यहाँ पे और 2 इसका बाहर निकलेगा 4 का। ठीक है, तो कितना ये भी 2 हो जाएगा और I इंटू आई I² और I² का बाहर निकला तो I। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो -4I आएगा। तो फाइनली रिजल्ट कितना आने वाला है, सिर्फ I तो आने वाला है।
तो इस तरीके से ये सोल्व होगा। सिंपल था क्वेश्चन। चलिए डन हुआ, नेक्स्ट करें। ओके, ये क्लियर है ना बच्चों? हाँ हाँ, ऑलराइट। तो वैसे मेरे को पता है कि आप ऑप्टिक्स के वीडियो नहीं देख रहे हो, ये मेरे लिए थोड़ा सा दुखद है। हालांकि मैं मानता हूँ कि लास्ट वाले वीडियो की क्लैरिटी वाकई में बहुत ख़राब थी, लेकिन मैं क्या करूँ बच्चों, वो फोग के कारण ये रूम के अंदर ऐसा ही चल रहा है, इसलिए फिर इस तरीके से क्लास लेने की सोच रहा हूँ। नेक्स्ट वाले वीडियो जितने भी आए वो अगर इस तरीके से आते हैं और अपना काम बैठ जाता है, ऑडियो क्लैरिटी सही आ रही हो, तो फिर अपन इसी को यूज़ करेंगे। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? दो छिद्रों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करनी है भैया? जो 1 मीटर दूरी पर रखे एक पर्दे पर 1 mm चौड़ाई की फ्रिंजें बनाते हैं। अब देखो व्यतिकरण विवर्तन नहीं लिखा हुआ, तो 2 छिद्र दिए हुए हैं, तो सीधी सी बात है हमारे पास में व्यतिकरण ही है। और व्यतिकरण में 2 छिद्रों के बीच की दूरी, तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 2 छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है? 1 मीटर दूरी पर रखा पर्दा, पर्दे की दूरी कैपिटल डी होती है और वो कितनी है? 1 मीटर है, ठीक है। पर 1 mm चौड़ाई की फ्रिंजें बनाता है, फ्रिंजों की चौड़ाई बच्चों बीटा होती है, और वो कितनी है? 1 mm। 1 mm का मतलब कितना? 1 × 10⁻, मिली है बच्चों -3, ये -3 लिखा हुआ है ना, मीटर, ठीक है। ओके, आगे चलें। फिर क्या बोल रहे हैं? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा कितनी है बच्चों? 5000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा ही बोल रहा है वो। चलिए तो कैलकुलेट कीजिए भाई, बहुत सिंपल है। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, यही है। चलिए तो यहाँ से अगर मेरे को स्मॉल डी निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय बीटा। अरे बीटा इधर आ जाएगा, डी इस तरफ चला जाएगा, ऐसा ही तो होगा ना, बीटा तो इस तरफ और डी इस तरफ, ठीक। वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू कितनी? 5000, और एंगस्ट्रॉन्ग है बच्चों 10⁻⁻10, ठीक। फिर कैपिटल डी की वैल्यू कितनी? 1 मीटर, डिवाइडेड बीटा की वैल्यू 1 mm थी, 10⁻³ था। चलो इसको सॉल्व किया, कितना आएगा? 10⁻³ नीचे, 10⁻10 ऊपर, तो कितना हो जाएगा भाई? कैलकुलेट कर लोगे ना, 10⁻7 रहने वाला है। चलिए दैट इज इन मीटर, ये हो गया डी का मान, है ना। मैं इसे और कैसे लिख सकता हूँ? तो ये 3 0 भी हटा सकता था, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर। इसे शायद ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.5 × 10⁻³ मीटर, दैट इज 0.5 mm। ओ 8 दिख रहा है, 0.5 mm, ठीक है। ऐसा लिख सकते थे, लेकिन मैं बोलूँगा आप यहाँ पे ही कंप्लीट करके आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्वर्जन जो है वो सही समझ में नहीं आता, ठीक है। तो या तो आप अपनी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करो, ठीक है, अदरवाइज मैं बोलूँगा ये आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ तक ही छोड़ के आ जाओ ना। कौन गलत निकालने वाला है? कोई नहीं निकाल सकता गलत, ठीक है। ओके, डन हुआ ये। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन थर्ड डन। मिटा रहा हूँ मैं इसे। डिलीट। तीन तक कर लिया ना अपन ने। चलो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा अब। हम्म क्या बोल रहा है? ओहो, मेरे को ये भी हटाना पड़ेगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश 22 × 10⁵ सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र, ये ज़्यादा नहीं हो गया? 10⁵ सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंब तापित होता है बच्चों, ये माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो इतना तो होना, ये तो किलोमीटर में हो गया छिद्र। चलिए तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मेरी PDF फाइल के अंदर ये शायद कुछ ऐसा ही था, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? तरंगदैर्घ्य कितनी है? 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
और प्रकाश जो है वो रेखा छिद्र छिद्र पे, अब देखो अब ये सोचो, एक ही छिद्र की बात कर रहा है, विवर्तन वाला केस आने वाला है, और विवर्तन में उस छिद्र की चौड़ाई को हमने ए लिखा था, और वो यहाँ पर कितनी है, 22 × 10⁻⁻5 यूज़ कर रहा हूँ, ये माइनस ध्यान में रखिएगा। पेन का कलर चेंज करूँ क्या, वाइट, ओके। ये तो मिक्स हो जाएगा ना वाइट, ओके ठीक है कोई नहीं। -5 मीटर, ओके, सेंटीमीटर बोल रहा है वो, है ना। और अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, कलर चेंज करने दो, यही ठीक है। तो इसे अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो ये हो जाएगा 22 × 10⁻⁻2 मीटर, और वो हो गया 22 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। ओके, तो दैट इज ए, हाँ, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम दो निम्निष्टों की कोणीय स्थिति ज्ञात करो। देखो आपको किसकी स्थिति ज्ञात करनी है, निम्निष्ट की स्थिति ज्ञात करनी है ना। अदीप्त फ्रिंज आप कह सकते हैं। और निम्निष्ट की स्थिति के लिए क्या था भाई, वहाँ पर पथांतर, वो जो साइन थीटा था वो क्या आ रहा था, आपको याद आ रहा है क्या? चलो मैं याद दिलाऊँ आपको, आपने कुछ ऐसा लिखा था, याद दिलाता हूँ। साइन थीटा निम्निष्ट के लिए n λ/a, और थीटा की वैल्यू अगर बहुत कम है तो फिर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n λ/a, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थीटा n लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये निम्निष्ट के लिए था, है ना। और अगर उच्चिष्ट होता तो 2n+1/2 कर, वो बात की बात है, उच्चिष्ट वैसे उसने पूछा ही नहीं है, उसने निम्निष्ट की स्थिति ही पूछी थी, तो निम्निष्ट की स्थिति तो यहाँ से ज्ञात कर सकता हूँ मैं, निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक। तो देखिए कोणीय स्थिति पूछ रहा है और हम कोणीय स्थिति ही निकाल रहे हैं, तो हमने बोला पहले निम्निष्ट की स्थिति लिख लीजिएगा। पहले निम्निष्ट की स्थिति क्या हो जाएगी, n λ/a में इस n की जगह आपको कितना लिखना है, 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा λ/a, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5500 × 10⁻⁻10, ठीक है, मीटर में था ना। और a की वैल्यू कितनी, 22 × 10⁻⁻7, ठीक। सॉल्व करो, 10⁻−3 ऊपर रह जाएगा, और इसको इससे काटोगे, 11 से काट दो एक बार के लिए, तो ये 500 ऊपर और ये 2 नीचे, और 500 में तो ये 250 हो गया। 250 × 10⁻−3, ये माइनस लगा हुआ है भाई देवताओं, ठीक। ये θ1 की वैल्यू कोणीय स्थिति पहले के लिए, और इसे अगर मैं लिखूँ तो ये 0.25 हो जाएगा क्या। और देखो कोण निकाल रहे हो, कोण का मात्रक क्या आएगा, ऐसा ही मात्रक बोल रहा हूँ, डिग्री मत लिख देना, रेडियन, ठीक है, समझ में आया। ओके, दूसरे के लिए क्या करेंगे, θ2 लिखेंगे। θ2 बराबर क्या हो जाएगा, 2λ/a हो जाएगा, 2 ऐसा का ऐसा, λ/a अभी सॉल्व किया था, कितना, 0.25 रेडियन, तो कितना हो जाएगा, 0.50 रेडियन। पता चला, बहुत सिंपल था, नहीं था, है ना, मेरे को पता है सिंपल था बच्चों। ओके, हाँ चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन डन हुआ मेरे हिसाब से, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाले की बात करते हैं ना। चलो 5वां सवाल पढ़ लो जल्दी से। ये लैम्डा रह गया रे, चलो इसको भी हटाते हैं। चलो क्या बोल रहा है, ओके पोलराइड, हाँ भाई। तो अब यहाँ पे राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे छोड़ सकते हैं, ये तीनों सवाल जो हैं वो मेरे हिसाब से पोलराइड और ध्रुवण के हैं, और ध्रुवण आपके कोर्स में है नहीं तो छोड़ दो जाए, ठीक है। तो वीडियो को चाहे आप स्टॉप कर दीजिएगा, और आपको जो देखना है वो देखें। अरे देखो अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सभी बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और जितने भी बच्चे हैं ना अदर बोर्ड से, वो सभी देखें। देखो, दो पोलराइड इस प्रकार रखे गए हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। दो पोलराइड ऐसे रखे गए हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, इसका मतलब दोनों पोलराइड समांतर है, या तो कोण का मान θ = 0 है या θ = 180 है, दो ही केस है, ठीक। तो ये जो केस फर्स्ट है ना इसका,
कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें वो थीटा बराबर, मैं पहली स्थिति लेता हूँ 0 डिग्री है, इसी केस के अंदर आई मैक्सिमम देखा जाएगा, ठीक है। वो आई नॉट होता है वैसे भी, ठीक। यदि एक पोलराइड को दूसरे के सापेक्ष 30 डिग्री या फिर 90 डिग्री से घुमा दिया जाए तो नवीन स्थितियों में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कौन सा भाग होगी? चलो तो समझते हैं। हमने बोला तीव्रता आई बराबर होती है आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, मेलस के नियम से, ठीक है। और थीटा की वैल्यू पहली देखिए कितनी है, 30 डिग्री, यही तो बोल रहा है। तो हमने पहले केस में देखा आई नॉट कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जल्दी से बताओ? √3/2 होती है क्या? ये यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, √3/2 होती है, ठीक है। और उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा क्या? 3/4 आई नॉट। डन हो गया क्या? हम्म, चलो पता चला पहला 3/4 आई नॉट है ना, मैक्सिमम का कितना 3/4 पार्ट है। फिर केस सेकंड देखो, केस सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री इसका मतलब क्या है, क्रॉसित अवस्था हो गई, और क्रॉसित अवस्था में तीव्रता शून्य थी, हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे करके देख लेते हैं ना, मैंने वहाँ पे भी बताया था, अगर वीडियो आपने देखा है तो। कॉस स्क्वायर क्या 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फिर तीव्रता भी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक। डन हुआ ये, ओके डन। मिटा देता हूँ इसे। हाँ भाई, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। 6 देखें, जब सूर्य क्षैतिज से कितना 37 डिग्री कोण पर होता है। अब देखो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, सूर्य किससे, क्षैतिज से 37 डिग्री है। चलिए तो ये सूर्य, ठीक, और सूर्य का क्षैतिज ये, और ये क्षैतिज से कितना डिग्री है, आंसर है 37 डिग्री। कोण पर होता है तो पानी की सतह से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः क्या होता है, ध्रुवित होता है। पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अरे भैया अब ये प्रकाश ऐसा है ना, सूर्य से आने वाला प्रकाश 37 डिग्री क्षैतिज से बनाते हुए आ रहा है, किस पर, पानी पर। ये यहाँ पे पानी है, नीचे है ना, ये पानी है, ठीक। तो फिर आपतन कोण कितना हुआ, आंसर है ये आपतन कोण हुआ। ये कैसे निकलेगा, तो हमने बोला कि ये वाला 37 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 53 होगा क्या, 90 में से घटाओ भाई, 37 को घटाओ 90 में से 53। तो इस केस में आपतन कोण थीटा, जिसे हम आईपी बोलेंगे, वो कितना है, 53 डिग्री है, ठीक है। आईपी का मान हमें पता है, तो म्यू बराबर क्या होता है, tan आईपी। अरे तो ये तो बोल रहा है ना कि ये अध्रुवित प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश कैसा होता है, अध्रुवित होता है, और इससे परावर्तित प्रकाश क्या होगा, ध्रुवित होगा, ऐसा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल था जब ये वाला कोण क्या होना चाहिए, ध्रुवण कोण हो, यही तो था। चलिए तो मैं लिख देता हूँ tan 53। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाना चाहिए आपको। देखिए ध्रुवक प्लेटों की ध्रुवण दिशाएं समांतर हैं, तो दो समांतर वाली ले लो ऐसा, इसकी भी ऐसी है, इसकी भी ऐसी है, ठीक है। समांतर है जिससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर आई बराबर क्या होगा, आई नॉट होगा, ये पहला केस बिल्कुल ठीक बात है ना। मैं 7वां क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है, इनमें से एक प्लेट को कम से कम कितना घुमाया जाए कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की 1/4 रह जाए। एक प्लेट को, मतलब इस वाली प्लेट को घुमाओ, ध्रुवक को तो ऐसा कैसा रखो, विश्लेषक को घुमाओ, ठीक है। कितना घुमाया जाए, तो लेट सपोज करो हमें नहीं पता, तो हमने बोला थीटा कोण पे घुमाया जाए कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता तो आई होती है, ठीक है, वो कितनी हो जाए, अधिकतम की 1/4, अधिकतम आई नॉट, इसका 1/4 मतलब आई नॉट बाई 4 हो जाए,
ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू मिलेस, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल्स टू क्या, आई नॉट बाई 4। आई नॉट से आई नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब कोस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 60 डिग्री होगी, नहीं होगी? चलो, तो इस तरीके से काम होगा, तो एंगल 60 डिग्री आएगा। ओके, चलिए, तो ये इतना ही था। उम्मीद करता हूँ बहुत छोटा सा वीडियो है, 25 मिनट का मुश्किल से बनेगा, 25 से 30 मिनट का आपने देखा होगा, पूरा देखिएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग सही लगी होगी आपको। आगे जो नया चैप्टर चालू करने वाले हैं 16, वो मैं इसी तरीके से करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।